Hello students, in last class we have discussed the 20 questions, question number 51 to 70 of chapter 8th Geotechnical and Foundation Engineering of Gupta and Gupta book. Today we will discuss next 20 questions from 71 to 90. 71 question Pharatic line on earthen dam. क्या होता है? ये earthen dam है, इधर वाटर लेवल है इतना. earthen dam के बीच में से सीपेज स्टार्ट होता है ऐसा. ये फ्लो लाइंस हैं, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं. जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज फेरेटिक लाइन. फेरेटिक लाइन. द शेप ऑफ फेरेटिक लाइन इज पैराबोलिक. इसकी शेप पैराबोलिक होती है, ये आप ध्यान में रखना. इसकी शेप पैराबोलिक होती है और द प्रेशर ऑन फेरेटिक लाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो इसके नीचे होएगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होएगा फेरेटिक लाइन और के ऊपर, और फेरेटिक लाइन के अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो 71st क्वेश्चन है, फेरेटिक लाइन इन एन earthen dam is, that is option B is correct, that is parabolic. 72 क्वेश्चन है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन फेरेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नो, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. नन ऑफ द अबव. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. 73rd क्वेश्चन है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन. रेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होता क्या है? ये सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है. सैचुरेटेड मीनिंग इसके बॉयड्स में वाटर फील्ड है. तो अगर इस पे हम कांस्टेंट लोड लगा दें फॉर अ लॉन्ग टाइम, लोडिंग कर दिया हमें, तो क्या है कि इनके पोर्स में से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा. इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं. कहते हैं रेट ऑफ कंसोलिडेशन, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज अनइफेक्टेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल. ये तो गलत है. परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे तो डिपेंड करता है. जितनी सॉइल की ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना जल्दी कंसोलिडेशन होएगा. सैंडी सॉइल में बहुत जल्दी होता है, क्ले टाइम लगता है, ठीक है, उनकी परमेबिलिटी कम होती है. तो क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं हम. टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की विस्कोसिटी कम होएगी, विस्कोसिटी कम होएगी तो पानी इजिली बाहर निकलेगा. इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी इंक्रीज होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सीबी. सीबी के यूनिट क्या होते हैं? सीबी क्या होता है? केबी, एमबी, गामा डब्ल्यू. यहां से भी आप निकाल सकते हैं और आप यहां से भी निकाल सकते हैं इसके यूनिट. टीबी, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू सीबी टी अपॉन डी स्क्वायर. यहां से अगर मैं यहां से निकालूं, देखो टीबी तो एक फैक्टर है, इसके तो कोई यूनिट नहीं होते. तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, टीबी डी स्क्वायर अपॉन टी, दैट इज अ सीबी. तो यहां से सीबी क्या आ गया? सीबी इज इक्वल टू टीबी डी स्क्वायर अपॉन टी. यहाँ पे जो सारी ऑप्शंस है वो सेंटीमीटर, ग्राम या सेकंड्स में है. टीबी के तो कोई यूनिट नहीं होते. डी के यूनिट, डी क्या है? ड्रेनेज पाथ, तो सेंटीमीटर में होंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 2 है, सेंटीमीटर स्क्वायर
टाइम सेकंड, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसके यूनिट होंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जहां पे आप परमेबिलिटी के लिख दो सेंटीमीटर पर सेकंड, एमबी के लिख लो AB अपॉन 1 प्लस ई नॉट से निकाल दो आप, गामा डब्ल्यू के लिख लो ग्राम पर सीसी, यहां से आपको यहां से भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ गया 75th, Terjagi's basic differential equation for one dimensional consolidation of clay soil। Terjagi's equation कौन सी है? This one, D is the Terjagi's equation। Curly U dash upon dt is equal to CV curly square U bar upon dz square। ठीक है, दिस इज द, इसको ध्यान में रखना, ये Terjagi's equation है। 76th, the slope of isochrones at any point at a given time indicate the rate of change of। आइसोक्रोन क्या होता है? पहले तो आइसोक्रोन की डेफिनेशन लिखो, मैं यहां पे आपको आइसोक्रोन की डेफिनेशन लिखाता हूं। अ लाइन ऑन अ डायग्राम और मैप, किसी भी मैप और डायग्राम पे एक लाइन विच कनेक्टिंग the points relating to same or equal time is called isochrones। क्या है? कहते अ लाइन इन ए डायग्राम और मैप, किसी भी मैप या डायग्राम में सेम टाइम और इक्वल टाइम वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती है उसको आइसोक्रोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होती है, द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट इज गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ। सी ऑप्शन आएगी। क्या होता है, जैसे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, यहां पे डेप्थ है, डेप्थ से वेरिएशन, यहां पे पोर वाटर प्रेशर की डेफिनेशन, ये एक टाइम पे आ गई ये वाली लाइन, एक आइसोक्रोन लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। ये एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसी और टाइम को, ये किसी और टाइम को, ये किसी और टाइम को, ये किसी और टाइम को। ये एक टाइम पे वेरिएशन बता रही है, किसकी वेरिएशन? पोर वाटर प्रेशर की विद डेप्थ। तो इट इज अ वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द 77, within the consolidation process of a saturated clay, a gradually increase in neutral pressure। ओके, ये ऑप्शन क्या है? देखो, आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब कंसोलिडेशन होती है तो पोर वाटर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे इसकी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई तो यहां से वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो अंदर पोर वाटर प्रेशर कम होएगा, तो यू की वैल्यू तो कम होएगी। जब यू की वैल्यू कम होएगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बढ़ेगी? ये कम हो गया तो ये बढ़ेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब अगर मैं लिखूं इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू इज इक्वल टू सिग्मा बार, इसका मतलब सिग्मा बार क्या है? सॉरी, सिग्मा टोटल स्ट्रेस। तो इन दोनों का सम क्या रह रहा है? कांस्टेंट। ये कम हो रही है, अगर ये कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या है? कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन न्यूट्रल प्रेशर, नो, न्यूट्रल प्रेशर पोर वाटर प्रेशर को बोलते हैं, ये इंक्रीज नहीं होएगा, ये तो कम होएगा, यहां से गलत है ये तो। अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन न्यूट्रल प्रेशर, ओके, एंड अ ग्रेजुअली इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। हाँ, ये तो है, अगर ये कम होएगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ डिग्री इज नॉट पॉसिबल,
both neutrals has increased slope. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. अब 77 की बात करूं. कंप्रेशन इंडेक्स बोल रहे हैं रिमोल्डेड सैंपल का. इसका क्या फॉर्मूला होता है? सीसी इज इक्वल टू 0.07 0.007 WL माइनस 10. ये फॉर्मूला रिमोल्डिंग के लिए ये होता है. अगर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हो तो 0. यहाँ पे 009 हो जाता है. WL माइनस 10 वही रहता है. अब रिमोल्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो सीसी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन 0.007. WL कितना है? 50. 50 माइनस 10 40. 0.007 इंटू 40. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.28. ये भी नहीं है, 0.00 है, नहीं. बी ऑप्शन करेक्ट आएगा 0.28. ये इसके क्लोज है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. अब 79th की बात करूं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव्स लाइक ए डेंस सैंड. हाँ, जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले होती है, उसका बिहेवियर लूज सैंड की तरह होता है. इन दोनों का बिहेवियर सेम होता है जब लोडिंग कंडीशन करते हो. जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है उसका बिहेवियर डेंस सैंड की तरह होता है. बिल्कुल. तो इन्होंने यही पूछा डेंस सैंड की तरह किसका बिहेवियर होता है? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का. जितनी उसकी, और ये साथ में यही बोल रहे हैं इन दोनों में, देखो, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद ए हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो या लो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो. ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो ओसीआर क्या होती है? ओसीआर इज इक्वल टू मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस टेकन इन पास्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस. पास्ट में मैक्सिमम कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस ली है, प्रेजेंट में कितनी ले रहा है. जितनी ओसीआर की वैल्यू ज्यादा होएगी उतनी सॉइल ज्यादा ओवर कंसोलिडेटेड होती है. तो जितनी ज्यादा ओवर कंसोलिडेटेड होएगी उतनी उसका बिहेवियर क्या होएगा? डेंस सैंड की तरह ज्यादा होएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो. जितनी ओसीआर की वैल्यू ज्यादा होएगी उतनी ज्यादा उसका बिहेवियर डेंस सैंड की तरह होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 80th क्वेश्चन. क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इज अफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी. सीवी क्या होता है? के एमबी अपॉन गामा डब्ल्यू. परमेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है. एमबी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. इस पे भी है. मतलब दोनों पे ही डिपेंडेंट है. तो अगर दोनों में कुछ चेंज होएगा तो सीबी में इफेक्ट करेगा ही करेगा. तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट. बोथ कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी दोनों पे डिपेंड करता है. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ओके. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, हमारे पास टीवी के दो फॉर्मूले होते हैं टाइम फैक्टर के. दैट इज सीबी टी अपॉन डी स्केयर. एक होता है पाई बाई 4 यू स्केयर. यू क्या है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्केयर ऑफ डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब यहां से आपको आ गया यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन दिस इज द डी स्केयर. डी इज द ड्रेनेज पाथ. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ. ड्रेनेज पाथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे स्क्वायर वर्ड नहीं आया. अगर कोई स्क्वायर वाली ऑप्शन नहीं आई तो हम इसको भी करेक्ट कर सकते हैं. अगर स्क्वायर वाली ऑप्शन आएगी तो वो ज्यादा करेक्ट होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे स्क्वायर आ गया. स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ रॉन्ग है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ. ड्रेनेज पाथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है ही नहीं. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन की तरफ चले. टाइम फैक्टर ऑफ अ क्ले लेयर इज.
डायमेंशनल पैरामीटर रॉन्ग है, डायमेंशन तो होती नहीं टीवी। टीवी क्या होती है, पाई बाय 4 यू स्क्वायर, यू परसेंटेज में, तो यू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन एच, तो ये दोनों सेम यूनिट है, कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट ही नहीं होती, इसका मतलब टीवी भी यूनिट लेस है, डायमेंशन है ही नहीं है उसकी, रॉन्ग। ऑप्शन बी देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल, ये देखो टाइम फैक्टर, टीवी क्या होता है, सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है टीवी की, ठीक है। तो इसका मतलब टीवी किसके प्रोपोर्शनल है, सीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सीवी क्या होता है, के गामा डब्ल्यू अपॉन एम, सीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब टीवी भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, directly proportional to permeability of the soil. B option is the correct. 83rd question. If the time required for 50% consolidation of a molded sample of clay with a single drainage stream, okay, then the time required to consolidate the same sample of clay with the same degree of consolidation, what's the double drainage? तो हमें पता है टीवी क्या होता है, यहां से देखो, टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, और यहां पे मैं जे लिख सकता हूं कि टीवी डी स्क्वायर को इधर ले आऊं अपॉन सीवी टी, इसका मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डी इज द ड्रेनेज पाथ, पहली कंडीशन में वो सिंगल ड्रेनेज है, सेकंड कंडीशन में डबल ड्रेनेज हो जाए, कहते हैं टाइम T1 है जब वो सिंगल ड्रेनेज है, टी है, टी लिख लो इसको, T1, या आंसर टी में दे रहे हैं तो आप टी लिख लो। अगर टाइम निकालना है T2, अगर डबल ड्रेनेज हो जाए, डबल ड्रेनेज मतलब डी क्या हो गया, डी बाई टू द स्केयर, तो इसकी रेशो लो टी अपॉन टी, T2 इज इक्वल टू डी स्केयर अपॉन डी बाई टू द स्केयर, यहां से आप जब करोगे तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाई 4, बी ऑप्शन, डी के प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली है, जब डी हाफ हो जाएगा तो टाइम 4 टाइम कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 84th क्वेश्चन, क्ले लेयर ए विद सिंगल ड्रेनेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी, कोई ए सॉइल है, यहां पे बना लेता हूं, ये ए सॉइल का, ये बी सॉइल, ए सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी है, सिंगल ड्रेनेज है, तो मतलब ड्रेनेज पाथ डी है, 50% कंसोलिडेशन करनी है, मतलब यू कितनी करनी है, 50%, सी टेक्स 6 मंथ, टाइम कितना ले रहा है, 6 मंथ। फिर कहते हैं कोई बी क्ले है जिसकी थिकनेस तो सेम है बट डबल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज है मतलब उसका सीवी भी सीवी बाई 2 है, देखो सीवी सीवी बाई 2 हो गया, ड्रेनेज डी बाई 2 हो गया, ठीक है, यू 50% ही करना है, टाइम निकालना है, तो कैसे निकालोगे टाइम, अगर मैं ए सॉइल की बात करूं, टाइम टेकन बाय ए, टी ए क्या होता है, टीवी डी स्क्वायर अपॉन सीवी, टीवी तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए, क्योंकि 50% कंसोलिडेशन उसमें करनी है, 50% कंसोलिडेशन उसमें करनी है, कंसोलिडेशन सेम है तो टीवी सेम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टीवी की बात करूं, चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, टीवी टाइम टेकन बाय सॉइल बी
टीवी, डी कितना है, डी बाई 2 का स्क्वायर, सीवी बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये टी की वैल्यू 6 मंथ है, तो यहां पे अगर हम सॉल्व करें टीवी, टीवी ये 2 ऊपर चल गया, ये 4 बन गया, तो ये क्या आ गया, टीवी डी स्क्वायर अपॉन 2 सीबी, क्योंकि ये 2 और एक 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखो 6 मंथ, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3 मंथ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 85th क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्ले नॉर्मली, ओके, लिक्विड लिमिट के साथ वेरिएशन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है ना, वो लिक्विड लिमिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना, जितनी लिक्विड लिमिट ज्यादा होएगी उतनी सॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज ये तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, नहीं, फास्ट इंक्रीज देन डिक्रीज नो, रिमेन कांस्टेंट नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या है, जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो जाएगा। 86th, direct measurement of permeability of a specimen at any stage of loading can be made, okay, only in fixed ring type consolidometer। consolidometer क्या होता है, इसमें हम कंसोलिडेशन करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसके दो मेथड होते हैं, एक फिक्स रिंग टाइप, एक फ्लोटिंग रिंग टाइप। जो फिक्स रिंग टाइप है इससे हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं परमेबिलिटी की किसी भी स्टेज ऑफ लोडिंग पे, दैट इज अ फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर। 87th, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, अब देखो किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, ये मेरे पास सैंडी सॉइल है, एक मेरे पास क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में पार्टिकल साइज छोटा होएगा, पार्टिकल साइज छोटा है तो वॉइड छोटे होंगे, बट क्ले में नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्ले में ज्यादा होता है। ठीक है, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्ले में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जब कंप्रेसिबिलिटी करनी है तो वॉइड्स को रिमूव करना है, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है वॉइड का उसको हम ज्यादा, उसका ज्यादा वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, उसकी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो सैंडी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू द क्ले सॉइल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल, नो, मच ग्रेटर देन, compressibility of sandy soil is less than that of the clay soil, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, क्योंकि देखो सैंडी सॉइल में वॉइड का साइज ज्यादा होता है बट नंबर ऑफ वॉइड कम होते हैं, तो जो अगर ओवरऑल वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड सैंडी सॉइल में कम होएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन क्ले सॉइल केस, तो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, next is the 88th question, 88th is the coefficient of compressibility of an over consolidated clay is less than that of normal consolidated clay, coefficient of compressibility of over consolidated clay, okay, coefficient of compressibility क्या होता है, AB होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा। देखो एक है नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, एक है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले ने जितना हम अब लोड लगा रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी ले हुई है पास्ट में उससे ज्यादा स्ट्रेस उसने ली हुई है, तो इसका मतलब अब स्ट्रेस का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके वॉइड रेशो पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल को जब हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी वॉइड रेशो ज्यादा चेंज होती है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है जो वो नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ओवर कंसोलिडेटेड क्ले।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ, सही है। आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज ग्रेटर देन नो, कांस्टेंट नो, ठीक है। नेक्स्ट इज द 89th क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, नो, कांस्टेंट नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट नहीं होता। डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड आल्सो डिफरेंट फॉर सॉइल अंडर डिफरेंट स्टेट ऑफ मास। जो इसकी देखो, अगर मैं डेल्टा ई वर्सेस सिग्मा की कर्व बनाऊं, ये ऐसे बनती है, इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। देखो तो जो ए बी है तो उसकी स्लोप ही होती है ना, ए बी क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, मतलब वो इसकी स्लोप होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप होगी। तो स्लोप यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और चेंज हो रही है। हर टाइप की सॉइल के लिए भी डिफरेंट है, इवन एक सॉइल के लिए हर लोडिंग कंडीशन पे भी डिफरेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन, ठीक है। 90th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए सॉइल। अल्टीमेट कंसोलिडेशन, अगर मैं डेल्टा एच से लिखूं इसको, डेल्टा एच, इसके दो फार्मूले होते हैं, एम बी, एक डेल्टा सिग्मा और एच नॉट, और एक इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा एच। डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनिशियल बॉयड रेशियो, इनिशियल बॉयड रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर इनिशियल बॉयड रेशियो ज्यादा होएगी तो डेल्टा एच कम होएगी, अगर ये कम होएगी तो डेल्टा एच ज्यादा होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इनिशियल बॉयड रेशियो, डिक्रीज विद डिक्रीज नो, इंक्रीज विद इंक्रीज नो, इंक्रीज विद डिक्रीज इन द पोरोसिटी, पोरोसिटी से तो इसका रिलेशन ही नहीं है, इसका तो बॉयड रेशियो से रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।